नमस्कार, मैं संकेत आवटे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअली हो क्या रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के सवाल है, इसमें कवर हो जाएंगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इतना ड्रिल डाउन करेंगे ना, हम लोग इतना ज्यादा अंदर घुसेंगे कि आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा ये बिजनेस क्या है, कैसे चल रहा है, इसमें कितना तगड़ा पोटेंशियल है। अगर ये पोटेंशियल ये अनलॉक नहीं कर पाते, कंपनी बंद पड़ जाती है, तो क्या हो सकता है। एक्चुअल वैल्यूएशन, जिस प्रकार से इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ रहा है, जेन्युइनली इतना बढ़ना चाहिए, ये आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। हर एक चीज मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करने वाला हूं। 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप अगर किस कंपनी को हम देते हैं, 141 का पी रेशो देते हैं, तो इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। जेन्युइनली ये बबल बन चुका है या जेन्युइनली ये कंपनी आगे जाके बड़ी बन सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करती क्या है, कुछ नहीं करती है। अगर आपने ये सुन लिया, आप बोलोगे भाई साहब वीडियो क्यों बना रहे हो। रीजन है इसके पीछे, कहां कहां किस वर्टिकल में ये कंपनी काम करने वाली है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये कंपनी काम कर रही है, इनका रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, कुछ भी काम नहीं कर रहे आजकल। सो इसका मतलब यह है कि आपको ठग दिया, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का प्लान क्या है, तो पहला काम कंपनी करना चाहती है लेंडिंग और लीजिंग। कंपनी जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, उसमें मेजर ये होता है कि होम लोन सबसे तगड़ा सिक्योर्ड एसेट क्लास है। होम लोन कंपनी ने क्या किया, एक खुद की नई एंटिटी प्रस्तावित कर ली। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि रिलायंस है, रिलायंस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की एक कंपनी काम कर रही थी, जो उसकी सब्सिडरी थी। अब सब्सिडरी को बाहर निकाल दिया, डीमर्ज कर दिया और एक नई एंटिटी शुरू कर दी। इसका मतलब यह है सेपरेट लिस्टेड स्टॉक बना दिया। अब कंपनी खुद से, अलग से और एक इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए तैयार हो गई। इसका रीजन मैं आगे आपको बताने वाला हूं, क्यों उनको ये करना पड़ा। और उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनी बाहर कैसे निकली। अब ये कंपनी रिलायंस से बाहर निकली है, इसका मतलब इस कंपनी के पास रिलायंस के कुछ स्टेक्स होने चाहिए। सो 6.1% कंपनी के स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूं, इतने बड़े कंपनी के 20 लाख करोड़ प्लस कंपनी का मार्केट कैप है, उनका 6.1%। अगर कंपनी हम डिमर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल है। लेंडिंग का बिजनेस क्या होता है, पहले डिपॉजिट लेना है, जो अमाउंट अपनी डिपॉजिट में ले ली, वही अमाउंट आपको लेंडिंग के तौर पे किसी को दे देनी है। एक तो पैसा लेना है, सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल देता हूं, फिक्स डिपॉजिट लेना है, लोन के स्वरूप में वो पैसा आगे आपको पास ऑन करना है। 7% से ले लिया, 10% से दे दिया, 3% का जो भी बीच में पैसा होगा वो आपका कमीशन होगा, मार्जिन होगा। इसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM। अगर ये कंपनी डिपॉजिट्स नहीं ले रही है, तो धंधा कैसे चलेगा। मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि कंपनी के पास और एक ऑप्शन होता है, अपनी ही इक्विटी बेच के आप पैसा रेज कर सकते हो, वही पैसा लेंड कर सकते हो। लेंड करने के बाद आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आएंगे, वही प्रॉफिट मार्जिन फिर से आप लेंड कर सकते हो। ऐसे ही करके कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी बन जाती है। रिसेंटली एक IPO अभी आ चुका है, उस कंपनी का भी यही काम है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये जो कंपनी है सेम काम करती है, उनके पास ऑलरेडी पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, उनकी ही कंपनी का पैसा पड़ा हुआ है, वही पैसा वो लेंड करते हैं, उससे प्रॉफिट्स कमाते हैं और कंपनी को ग्रो कराते हैं। 30% CAGR से ग्रो हो रहे हैं, समझ रहे हो। उसका टोटल डिटेल्ड एनालिसिस मैंने यहाँ पे दिया है, लिंक पे क्लिक करके एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर भी आप देख सकते हो। सो लेंडिंग बिजनेस से पैसा आएगा, कंपनी के पास ऑलरेडी कॉर्पस पड़ा हुआ है, 11,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी इनके पास कैश रिजर्व है, वो पैसा पड़ा हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी के पास और ज्यादा पैसा है, वो पैसा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है। 1,33,000 करोड़, बहुत तगड़ी बड़ी अमाउंट ये होती है। अब ये सारा पैसा ये लोग लेंड करने की कोशिश करेंगे, मे बी डिपॉजिट भी लेने की ये लोग कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, लोन अगेंस्ट कार व्हीकल, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक चीज आपको समझ में आ रही है, लोन अगेंस्ट, लोन अगेंस्ट, यहां पे मैंने पर्सनल लोन की बात बिल्कुल भी नहीं करी है। सो मेजर जो कंपनी का बिजनेस होगा एकदम सिक्योर्ड एसेट क्लास से होने वाला है। इसका मतलब सिंपली समझ लो कि अगर कंपनी किसी को लोन दे रही है, तो उसके बदले में कुछ मॉर्गेज कंपनी के पास पड़ा हुआ है, इसीलिए डिफॉल्ट होने के चांसेस, NPA होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। सो यहाँ पे कंपनी एकदम सिक्योर्ड हो जाती है। लाइक इसको कंपेयर कर सकते हो डिटेल वीडियो में, फिर से एक बार बोल रहा हूं, जाके वो वीडियो देखना जहां पे मैंने बजाज को कवर किया है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, किस प्रकार से इतना तगड़ा बिजनेस बना है ना, मजेदार बिजनेस है। मुझे ऐसे बिजनेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। जो भी मैं स्टॉक का नाम ले रहा हूं, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही बोल रहा हूं। अगला जो बिजनेस है इनका, वो है डास।
मच्छर मारने वाला नहीं। डास होता है डिवाइस एज अ सर्विसेज। इस बिजनेस में ये लोग क्या करने वाले पता है आपको, कि अगर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, अगर मेरे पास माउस नहीं है, अगर मैं रिमोटली कहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं मुंबई में जाने वाला हूँ, पुणे में जाने वाला हूँ, इतना बड़ा सेटअप मुझे लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैं 15 दिन के लिए काम करूंगा, 10 दिन के लिए काम करूंगा। अदरवाइज मेरी एक कंपनी में सेटअप कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार मुझे बहुत ज्यादा डिवाइसेस चेंज करने की जरूरत पड़ती है। रीजन बिहाइंड दैट कि मुझे हाई टेक अपग्रेडेड डिवाइसेस लगते हैं, सो दैट मैं ये लैपटॉप बेच दूंगा, फिर से नया ले लूंगा, ये माउस बेच दूंगा, नया ले लूंगा, बिकॉज मेरी वो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। हाईली कॉन्फ़िगरेड मटेरियल या डिवाइसेस मुझे जरूरत होती है। इस केस में नए लेना फिर उसको स्क्रैप करना बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सो बेटर वे क्या है कि मैं इसको लेंड करूं, या आप बोल सकते हो कि मैं किसी से रेंट आउट करूं। अब इसमें होता यह है कि अगर मैं किसी से रेंट आउट कर रहा हूं तो उसका मेंटेनेंस करना, उसको मैनेज करना, एक्टिव रखना, उसका जो भी पीरियडिकल मेंटेनेंस है वो करना, मतलब आपके डिवाइस को बढ़िया रखने की जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है। सो जो क्या करेगा, आपको ये रेंट आउट करने के लिए काम करने वाला है। और इसमें भी एक मजेदार चीज होती है कि आपको फोन चाहिए, पीसी चाहिए, जो भी XYZ चीजें चाहिए, जब भी ये लोग परचेस करते हैं ना, बहुत बड़ी कंपनी के पास जाके वो परचेस करते हैं, बहुत बड़े बल्क में डील देते हैं। तो इसमें मजेदार चीज ये होती है कि आपको एक पीरियड मिलता है, या आपको एक टाइम मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं टेक्निकल टर्म में कि कितने देर के बाद आप पेमेंट करोगे। राइट, ये पेमेंट साइकिल है ना, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन, 300 दिन के बाद आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि मैं इतना ज्यादा माल आपसे उठा रहा हूँ, 500 करोड़ का माल उठा रहा हूँ, कंप्यूटर्स 500 करोड़ के उठाएंगे। इतनी बड़ी अमाउंट सोच के ही कंपनी बोल देती है भाई साहब एक काम करो, 3 महीने के बाद पैसे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें जो है ना, ये लोग तुरंत परचेस करेंगे, रेंट आउट करना शुरू करेंगे, बीच का गैप है इनको एंजॉय करने मिल जाएगा, तब तक पैसा आना शुरू हो जाएगा, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके ये रीपेमेंट करते रहते हैं। और धीरे धीरे करके, आप यहाँ पे ये मत बोलना कि यार 3 महीने में क्या थोड़ी रेंट से पैसा आने वाला, बिल्कुल नहीं आने वाला, बट वो एसेट आपके लिए परमानेंट हो गया। धीरे 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 करके उसको ये लोग क्या बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू मोर देन परचेस्ड वैल्यू ये जाएंगे। इसका मतलब ब्रेक इवन से आगे चले जाएंगे, और ब्रेक इवन के बाद इनका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा उस बिजनेस में नहीं घुसना है। पेमेंट गेटवे में ये घुसने वाले हैं, पेमेंट्स में घुसने वाले। पेमेंट गेटवे जो बिजनेस है ना, बहुत तगड़े लेवल पे जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बता देता हूँ। रिलायंस लिमिटेड 10 लाख करोड़ का बिजनेस करती है। अगर वो 10 लाख करोड़ का बिजनेस करती है, पेमेंट गेटवे के थ्रू ही करती होंगे ना, इधर से पेमेंट उधर भेजना है, उधर से इधर लेना है, कंटिन्यूअसली बाइंग सेलिंग होता रहता है। इसमें छोटे छोटे टिकट साइज भी है भाई साहब। इस 10 लाख करोड़ में आपके 200-300 रुपए भी है, आपके 1000 रुपए भी है। कैसे? आपने उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करी होगी, ग्रोसरी मंगाई होगी, आपने मे बी जियो का रिचार्ज करा होगा। ये जो सारा पैसा है एक पेमेंट गेटवे के थ्रू उनके पास पहुंचता है। आपने सीधा बटन दबा दिया, उनके अकाउंट में चला गया, ऐसे नहीं होता है वैसा। उसके लिए एक सेपरेट पेमेंट गेटवे होता है, और ये गेटवे उनका पैसा, मतलब आपका पैसा उनके पास पहुंचाता है। ये पैसा पहुंचाने के बदले में वो कुछ फीस आपसे चार्ज करते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1%। 1% इसका मतलब आप समझ जाना, अगर मैं 5 लाख करोड़ का भी धंधा करता हूं ना, तो उसमें सीधा 5,000 करोड़ के चार्जेस लग जाएंगे एज अ गेटवे चार्जेस। 5,000 करोड़, विच इज रियली ह्यूज। सो मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूं, ऐसी बहुत सारी रिलायंस की कंपनीज है, वो अभी तक लिस्ट नहीं है ना, वो रिलायंस के अंडर आती है। बहुत सारे स्टोर्स है, बहुत सारे QR हैं, ये सबको ये पेमेंट गेटवे की सर्विसेज दे सकते हैं। तो समझ जाना कितना बड़ा पोटेंशियल इस बिजनेस में है। और एक मजेदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इंश्योरेंस बिजनेस बहुत तगड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। अब इस बिजनेस को मैं और ज्यादा ड्रिल डाउन करने वाला हूं, सो दैट आपको पता चले इंश्योरेंस बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। मैं सर्च कर रहा हूं HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इस कंपनी का अगर आप प्रॉफिट मार्जिन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा 1%। मतलब 100 रुपए बेचा तो 1 रुपए का प्रॉफिट मेरा हो सकता है, और उसमें से भी कुछ चीजें कट हो जाएंगी। अब समझदारी वाली बात यह है कि अगर मैं किसी कंपनी में बिजनेस कर रहा हूं और उसमें सिर्फ 1% का प्रॉफिट मार्जिन है, अरे आग लगे उस बिजनेस को कौन करेगा? मान रहे हो ना? इसीलिए इंश्योरेंस बिजनेस खराब है, ये आप मान रहे हो, बिल्कुल सही है। रीजन बिहाइंड दैट मैं बता देता हूं कि कोई भी बिजनेस इंश्योरेंस का जो भी होता है, उसमें जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो बहुत ज्यादा कमाता है। अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% मिनिमम कॉस्टिंग वहीं पे जाता है। इन टोटल अगर आप देखो तो 50% पहले प्रीमियम का गायब हो जाता है ऐसे ही क्लाइंट एक्विजिशन में। रीजन बिहाइंड दैट कि बीच में एजेंट होता है, उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, पैसा वहीं पे चला जाता है। क्लेम आया तो कंपनी मर ही जाती है, क्योंकि बहुत सारा पैसा कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ता है। आप बोलोगे यार आप कंपनी के साइड से बात करो, बिल्कुल नहीं, ये बिजनेस मॉडल समझा रहा हूं मैं आपको, सो दैट इस बिजनेस मॉडल में दिक्कत है।
बट मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, कंपनी खुद का बिजनेस मतलब खुद का इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली। इसका मतलब क्या है, अगर खुद का इंश्योरेंस नहीं तो करेंगे क्या, दूसरे का इंश्योरेंस देंगे। ऑलरेडी रिलायंस की इंश्योरेंस कंपनी है, उनका इंश्योरेंस दे सकते हैं। मतलब अपने ही कंपनी का धंधा बढ़ गया। आपको इंश्योरेंस चाहिए, हम है। आपको मदद चाहिए, हम है। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, हम है। रीजन बताता हूं, इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पास आ ही जाओगे, क्योंकि ये इंश्योरेंस का बिजनेस है ना, ऐसा ही नहीं है कहीं भी गया कुछ भी गया, हेल्थ बाय कर लिया, टर्म बाय कर लिया, कुछ नॉलेज ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर एनालिसिस करके उसको बाय करना होता है। इसीलिए जो भी मीडिएटर है उसको थोड़ा कमीशन मिल जाता है पहले प्रीमियम का, अगली बार इतना ज्यादा नहीं मिलता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, एक ही बार में अच्छा खासा पे आउट मिल जाता है, राइट। बट मजेदार चीज ये है कि ये कंपनी मल्टीपल कंपनियों के लिए काम करेगी, सो दैट एज अ मेडिएटर काम करेगी, तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो तगड़ा होगा। आ जाओ एंजल वन पे, ये ब्रोकिंग पे भी उतरने वाले हैं, तो इनका जो बिजनेस है ना, इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 40%, 43% वगैरह नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस बिजनेस में भी ये लोग इजीली 40% का नेट प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहा हूं। इजीली 40-50% तक ये जा सकता है, बिकॉज दिस बिजनेस इज रिलेटेड टू सर्विस बिजनेस। आपको कुछ भी खुद का प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी क्या करेगी, सीधा इधर का लेगी उधर बेच देगी। अब फिलहाल कंपनी क्या कर रही है पता है आपको, जो भी इनके रिलायंस के प्रोडक्ट है ना, वो सीधा अपने वेबसाइट पे बेच रही है। अब हो ये रहा है कि वहां से इनको रिवेन्यू आ रहा है, बिकॉज एज एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री में आप काम करते हो ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। आप भी शॉक हो जाओगे कि भाई साहब ये कहां कहां से ऐसे बिजनेसेस आ रहे हैं और ये लोग कहां कहां से कमा रहे हैं। मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अमेजोन पे भी जाते हो ना, और अमेजोन से कोई प्रोडक्ट रेफर करते हो, और अमेजोन के आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो जाते हो सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको अमेजोन भी कमीशन देता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिंदास आप वहां पे जाके सेल कर सकते हो, फ्लिपकार्ट का कर सकते हो, मिंत्रा पे कर सकते हो। तो एज अ मीशो पे भी बहुत सारे लोग करते हैं। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप वहां पे अपॉइंट हो गए। इसका मतलब यह है कि सिंपल आपने उस लिंक को कॉपी किया, अपने फ्रेंड को बेच दिया, अपने फ्रेंड ने वो बाय कर लिया। अपने फ्रेंड ने वो बाय करने की वजह से उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें से सम परसेंटेज आपको मिलेगी, बिकॉज योर रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। आपने रेफर किया, उन्होंने बाय किया, रेफर एंड अर्न बोलते हैं इसको। सो ये फ्रेज आपको क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से ये लोग रेफर करेंगे। अगर मैं इनके टेक्नोलॉजी की बात करूं तो बहुत खराब टेक्नोलॉजी है। मतलब मैं बताता हूं, आप जियो सिनेमा लो, आप जियो मार्ट लो, आप रिलायंस की कोई भी टेक साइट पे जाओ, वो आपको प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इनका टेक साइड कमजोर है। आप सीधा जाना जियो सिनेमा पे, उसके बाद में ओपन नेटफ्लिक्स कर देना, यूट्यूब कर देना, या कोई भी अदर ऐप जो ट्रेंडिंग में है, ओपन करके देख लेना। बहुत अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। जियो मार्ट ओपन करना, उसके बाद में फ्लिपकार्ट ओपन करो, अमेजॉन ओपन करो, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि भाई साहब ये सस्ती कॉपी लग रही है। क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा टेक इनका डेवलप नहीं हुआ है एज कंपेयर टू ग्लोबल लीडर्स। तो समझ रहे हो? तो कंपनी जो भी काम करेगी ये मीडिएटर का काम करेगी। इससे होता ही है ना, दुश्मनी कोई नहीं ले सकता। आज संकेत आवटे यहाँ पे बैठा है तो 40-45 एनबीएफसी के साथ काम कर रहा है। तो मेरे पास एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, टाटा है, सारी कंपनियां हैं। इसका मतलब कल उठ के टाटा ये नहीं बोल सकती कि संकेत आवटे खराब आदमी है। आज मैं ये बोल रहा हूं कि एसबीआई उठ के ये नहीं बोलेगी कि संकेत आवटे खराब है। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि हम दोस्त हैं भाई साहब। मैं तुम्हारी कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं, जो भी तुम्हारा बढ़िया प्रोडक्ट है ना उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा संभाल रहा हूं। इसका मतलब पंगे होने के चांसेस नहीं है। अगर सेम म्यूचुअल फंड कंपनी मैंने लॉन्च कर दी तो ये सब लोग उठ के बैठ जाएंगे, अरे इसका तो खराब है। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं इनका कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा। इस वक्त ये इनका कॉम्पिटिटर बिल्कुल नहीं बनने वाले। आप आते हैं जियो के ऊपर, समझ रहे हो आप? तो ये जो बिजनेस है ना, वो फाइट वाला बिजनेस नहीं है, हैंडशेक वाला बिजनेस है। एक दूसरे का हाथ थामो, दोनों भी बढ़ते जाओ। इस सिंपल मॉडल पे लोग काम करेंगे। बन पड़ सकती है कंपनी? पढ़ सकती है, बिल्कुल पढ़ सकती है। और उसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। अगर कंपनी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, क्या हो सकता है? ऑलरेडी 10-11 हजार करोड़ कंपनी के पास पड़ा है। चलो हम वर्स्ट केस में पकड़ रहे हैं, कंपनी बंद पड़ रही है, कोई टेंशन नहीं है। कंपनी के पास 6.1% रिलायंस के स्टेक पड़े हुए हैं। इसका मतलब उसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का होता है। वो 1.25 लाख करोड़ है। ऑलरेडी इनके पास रिजर्व में देखे तो आपको पता चलेगा, एसेट्स वगैरह ये सारी चीजें 1,33,000 करोड़ है। वो 10,000-11,000 करोड़ के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बोला। तो अगर इसकी आप टोटल करते हो, 2,64,000 करोड़ पड़े हैं भाई साहब। अभी बेच दो, सारा पैसा जेब में आ जाएगा। जितना मार्केट कैप है उससे ज्यादा वैल्यूएशन पड़ा हुआ है अपने पास। तो कोई इन्वेस्टर का घाटा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब मेरी डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। अगर कंपनी बंद हो जाती है मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेजर पैसा लिक्विड में है,
इसका मतलब ज़्यादा मुझे डरने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड एसेट बाय करके रखा है, अब वो बेचते वक्त जीरो में जाएगा या 50-60 रुपए में जाएगा, या आप बोल सकते हो कि जिस प्रकार से हालत बिग बाजार की हुई वैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ तक आपकी कंसेप्ट क्लियर है। अब आगे बढ़ने का क्या, दिक्कत कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ, पेटीएम की। आप बोलोगे पेटीएम का क्या संबंध है इसमें? पेटीएम भी ऑलमोस्ट सेम बिजनेस करता है। इंश्योरेंस में गया, जम नहीं रहा है भाई साहब इनको, इंश्योरेंस का धंधा ही नहीं चल रहा है। कपड़े में उतरे, ई कॉमर्स में उतरे, नहीं जम रहा है। मर्चेंडाइज में नहीं जम रहा है। ये लोग लैंडिंग करने लगे, वो बढ़िया नहीं चल रहा है। टिकट का बिजनेस इन्होंने बेच दिया। ब्रोकिंग में उतरे, ब्रोकिंग ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत सारे रेगुलेशंस आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड ना उनसे बढ़िया चल रहा है। तो इसका मतलब कोई भी एसेट क्लास में एक्सक्लूडिंग पेमेंट गेटवे और यूपीआई पेमेंट्स, बाकी कोई भी बिजनेस में ये मास्टर नहीं बन पाए। दिक्कत है ना वहां पे। सेम, उनको बचाएगा कौन? यहां से अगला सवाल जाता है जोमेटो के ऊपर। जोमेटो नीचे नीचे जा रहा था, बहुत सारे लॉसेस ले रहा था, अगर और थोड़ा लॉसेस बढ़ जाता, ब्लिंकिट का सपोर्ट ना मिलता, कंपनी जीरो। सुजलॉन ऑलमोस्ट डाउन, खत्म हो रहा था भाई साहब स्टॉक, 2-5 रुपए पे आया था, कंपनी बंद पड़ सकती थी, बट हुई बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे उन्होंने कोशिश करी, अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे, बट जा तो रहे थे ना नीचे, खत्म तो हो रहे थे ना। उससे कंपेयर करो अब ओला को। ओला ने कार रेंट करना शुरू किया, ओला से उनका पैसा जमने लगा, अब उस बिजनेस में पैसा आने लगा, बट देखने लगे तो भाई साहब ये लॉसेस में जा रहा है, प्रॉफिट तो आ नहीं रहा है। क्योंकि मेजरली हम जो बाहर से कैपिटल उठा रहे हैं, जिनको हम इक्विटी बेच रहे हैं, वही पैसा एज ए डिस्काउंट, एज ए ऑफर हम क्लाइंट को दे रहे हैं। एंड दैट्स वाई कैग, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तू डिस्काउंट दे रहा है क्या, तभी मैं आऊंगा, अदरवाइज मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ये 20% दे रहा है, तू नहीं दे रहा है, मैं यहां से कार बुक कर लेता हूं। तुम्हारे फूड पे 25% डिस्काउंट है, यहां पे 30% है। सो जोमेटो छोड़ दो, स्विगी बाय करूंगा, स्विगी छोड़ो जोमेटो से करूंगा। तो लोगों के पास इतनी ज्यादा लिबर्टी आ चुकी है, दैट्स वाई ये बिजनेस को सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। रीजन बिहाइंड दैट, उनके पास लीगसी बिजनेस नहीं है। अगर इनके पास लीगसी बिजनेस होता, अब लीगसी क्या होती है समझ लो, कि मैंने कार रेंटिंग करके ओला ने धंधा बना लिया, कन्विक्शन बना लिया, एक विश्वास बना लिया, ब्रांड बना लिया, फिर ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च किया। भाई साहब ये फूड में भी उतरे थे, डिलीवरी में भी उतरे थे, चला नहीं, शटडाउन, खत्म, टाटा बाय बाय। 10-15 बिजनेसेस इनके ऑलरेडी फेल्ड हो चुके हैं। अब वो सारे मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करता बैठूंगा, सिर्फ मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि ओला की कार रेंटिंग था, सीधा उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया, हीरा नहीं है भाई साहब। 15-20 बिजनेसेस बंद पड़ चुके हैं, खत्म, टाटा। उसमें से जो बड़ा बना, वन ऑफ द बिजनेस था ये इलेक्ट्रिक का। उनको भी इतना कन्विक्शन नहीं था कि ये बड़ा बनेगा बाकी सब बंद पड़ेगा, नो। उनको लग रहा था कि उनका फूड का डिलीवरी का बिजनेस अच्छा जाएगा, बट गया क्या, इलेक्ट्रिक गया। सो जो बढ़ेगा उसको और बड़ा बनाओ, वही थॉट प्रोसेस के साथ वो आगे बढ़े। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है। बट यहाँ पे अलग चीज है भाई साहब। मैं एग्जांपल देता हूँ टाटा की। टाटा मोटर्स की वाट लग रही थी, मैंने बहुत बार ये बोला था आपको 2 साल पहले कि इनकी बैलेंस शीट बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत सारा डेट है, पूरी टाटा मोटर बेच दो फिर भी ये डेट इनका रिकवर नहीं होने वाला। बट पीछे बैठे हैं टाटा सन्स, बहुत तगड़ा ग्रुप है भाई साहब, पैसा फेंक दिया, कंपनी को बड़ा बना दिया। अगर मैंने कंपनी में पैसा फेंका है, कंपनी को बड़ा बना दिया है, इसका मतलब यह है कि मेरे पास बैकिंग है। यहां पे रिलायंस का बैकिंग है, मोटा भाई इस कंपनी को गिरने नहीं देंगे। दूसरी चीज, नया बाहर से बिजनेस नहीं चाहिए मुझे, छोड़ दो, मेरे ही कंपनी के प्रोडक्ट है भाई साहब, नमक से लेके बैटरीज तक हर एक चीज मैं बना रहा हूं, मोबाइल भी बना रहा हूं, हर एक प्रोडक्ट मेरा ऑलमोस्ट है। तो वो प्रोडक्ट बेचो ना तुम, उस प्रोडक्ट पे ईएमआई दो। अगर मैं सिम कार्ड दे रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास डिटेल्स पड़े हुए लोगों के, सबसे बड़ा टेलीफोन ऑपरेटर मैं हूं, दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटर मैं बन चुका हूं। इसका मतलब इतना ज्यादा डेटा है ना। मैं मजाक में बोलता हूं, आपकी बीवी हो सकती है या आपका पति हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब आपके बारे में जितना आपके पार्टनर को पता नहीं है, आपके माँ बाप को पता नहीं है, उससे ज्यादा पता आपके इस ऑपरेटर को है। इसका मतलब क्या चाहते हो वही आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन में आ जाएगा। सो आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट उनको 1 सेकंड में पता चलती है, सिर्फ एक इंटर मारने से। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी होने से कंपनी के पास बहुत ज्यादा बिजनेस आएगा और ये धीरे धीरे वर्टिकल में सेट होते जाएंगे। इसलिए मैंने पहले बोला कि इतने सारे जो इनके बिजनेसेस है ना, ये बिल्कुल टॉप बिजनेसेस नहीं होंगे, ना ये 1 नंबर पे जा सकते हैं। मैं अभी भी डंके की चोट पे कह सकता हूं, बट थोड़ा थोड़ा करके ना इनका जो वॉल्यूम आने वाला है वो इस वैल्यूएशन को
इजीली जस्टिफाई कर सकता है। ब्लैक रॉक के साथ इनका ऑलरेडी टाइप हो चुका था, अभी सिंगापुर वाले ब्लैक रॉक के साथ इनका टाइप हो गया है फॉर द एडवाइजरी पर्पज। सो ये लोग क्या करेंगे, एडवाइस देंगे, पैसा आपका। जो रिचमी करती है ना वो सेम हमारा देख के उन्होंने भी कॉपी कर लिया, मतलब मोटा भाई के ऊपर मैं केस डालने वाला हूँ, तुम मुझे कॉपी करते हो, राइट। कल यूट्यूब चैनल ना बना दिए लोग कि मोटा भाई यूट्यूब चैनल, राइट, मजाक कर रहा हूँ। इसमें ये होता है, जैसे रीच में आपको क्या बोलता है कि भाई साहब अगर आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है, 50 लाख, 10 लाख, 20,000, 10,000 जो भी इन्वेस्ट करना है, वो अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करनी है उसकी एडवाइजरी हम देंगे, उसके बदले में हम छोटी मोटी फीस आपसे चार्ज करेंगे ताकि आपका पैसा बढ़िया से ग्रो हो जाए और हमारा धंधा भी चले, राइट। तो इस केस में ये कंपनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, कोई मशीनरी चाहिए बिल्कुल नहीं, मेरा क्या जरूरत है, एक ऑफिस है रिचमी का और मल्टीपल ऑफिस हम खोल रहे हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र। सो यहाँ पे होता यह है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। रिचमी की फ्रेंचाइजी इतनी ज्यादा क्यों जा रही है पता है आपको? रीजन बिहाइंड दैट, कुछ प्रोडक्ट परचेस करो, उसका ठेला लगाओ, ढेर लगाओ, इन्वेंटरी लगाओ, वो सड़ गए, खराब हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट प्रोडक्ट में दम है, रिटर्न्स में दम है, क्लाइंट बार बार अपने पास आते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, क्लाइंट को बढ़िया प्रोडक्ट मिलता है। और ज्यादा इंप्रूवमेंट हम बिल्कुल करेंगे, बट जो रिटर्न्स है मैं गारंटी के साथ बहुत बार आपको बोल चुका हूं कि जिस लेवल का प्रोडक्ट रिचमी ने बनाया ना, उतना दम कोई भी प्रोडक्ट पे नहीं है। बाकी सब छोड़ दो, टेक साइड ये वो, रिटर्न्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इस नंबर को कॉल करना जो भी आपको हेल्प चाहिए। सो आपको पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट अब कैसे हो रही है। अब ये क्या करेंगे, 3 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, एडवाइजरी सर्विसेज चालू, फिर एसेट लाइट मोड नहीं चला, अरे खत्म, बंद कर दो, ताला लगा दो। क्या बेच रहा हूं मैं, इंश्योरेंस बेच रहा हूं, इंश्योरेंस निकाल दिया, वहां पे क्या ब्रोकिंग सर्विसेज लगा दिया, चलो ब्रोकिंग नहीं चला, ताला लगा दो, पार्टी हटा दो, वहां पे नई प्लेट लगा दो जहां पे मैं बेचूंगा लोन्स। इसका मतलब वही ऑफिस से मल्टीपल बिजनेसेस में कर सकता हूं, कंप्लीट एसेट लाइट मोड पे मैं चल रहा हूं। अब मेरे पास है एक्सपर्टीज, किसकी, ब्लैक रॉक की, भाई तगड़ा दुनिया का बड़ा ब्रांड। इतना ही नहीं है, मैं आपको एक मजेदार चीज बताना चाहता हूं, रिलायंस के पास एसेट मैनेजमेंट का ऑलरेडी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। आपको पता है, रिलायंस कैपिटल रिलायंस ग्रुप का म्यूचुअल फंड था। रिलायंस ग्रुप का जो म्यूचुअल फंड था वो अनिल अंबानी साहब के पास गया, उनको चलाना नहीं आया, वो बेच दिया, बेचा निपॉन को। निपॉन इज अ वन ऑफ द टॉप कंपनी जो बढ़िया रिटर्न दे रही है। उनकी स्कीम अगर आप देखो तो टॉप 3 में उनकी बहुत सारी स्कीम्स आती है। इसका मतलब इनके पास ऑलरेडी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस, नॉलेज और एक क्लाइंट बेस है जो कि प्रूवन रिजल्ट ले रहा है। तो इसका मतलब एसेट मैनेजमेंट में इनको कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली। सो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 1850 करोड़ के आसपास इन्होंने फुल ईयर में टोटल इनकम किया था। उसमें से इनको जो पैसा आया, जो बचा, जो पैसा जेब में गया, उसमें से 937 करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट आया है। जो मैं बोल रहा हूं ना आपको, 10-11 हजार करोड़ पड़े हैं, वो एफडीज कर ली, इन्वेस्ट कर लिया, उससे ये ब्याज आया। उसके साथ साथ 216 करोड़ एज ए डिविडेंड आए। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि उनके पास 6.1% है रिलायंस के शेयर, रिलायंस ने डिविडेंड दिया, इनको वो मिल जाएगा। अब बोनस देने वाले हैं, इनको बोनस मिल जाएगा। जितना ज्यादा रिलायंस बड़ा होगा उतना ज्यादा उनके एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये लोग इसको प्लेज करके भी पैसा उठा सकते हैं और ज्यादा रेट पे लेंड कर सकते हैं। ये भी बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। 151 करोड़ इन्होंने फीस और कमीशन के हिसाब से कमा लिए हैं। 151, 150 करोड़ सिर्फ यार, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। 500 करोड़ फेयर वैल्यू चेंजेस में इन्होंने कमा लिया है। ये क्या होता है, ये प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं ना, मोबाइल वगैरह बेचते हैं, उसके साथ साथ फाइबर वगैरह बेचते हैं, उससे इनको कमीशन आ जाता है। सो अब इनको ये सिर्फ बड़ा बनाना है। जितना ज्यादा ये बड़ा बनाते जाएंगे उतना धंधा बड़ा होगा। प्रॉफिट मार्जिन तगड़े है भाई साहब इस धंधे में। मेरा सबसे फेवरेट बिजनेस है। मतलब क्या, तुम्हारा प्रोडक्ट, ये कस्टमर उठा लिया, इनको दे दिया, बीच में तुमको ये बनाने वाला जितना नहीं कमाता ना, इतना इनको मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी भाई घिस रही है प्रोडक्ट बना बना के, 1-2% प्रॉफिट मार्जिन, तुम बीच में आके 40% ले रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, सबसे तगड़ा धंधा आपका ही है ना। आईफोन क्या लग रहा है, खुद बना रहे हो प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं, चाइना ही बना रहा है। बट एप्पल वो भी आधा खाया हुआ, कटा हुआ आपको बेचते हैं, तगड़ा मुनाफा कमा रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, इनको कोई लेना देना नहीं है। एप्पल वालों को सीधा बोल देंगे भाई साहब ये मशीन नहीं चलेगी, ये टेक्नोलॉजी पे मेरा प्रोडक्ट बनना चाहिए। वो बोलेगा अरे भाई साहब आपने ऑर्डर दिया था इसीलिए हमने टेक्नोलॉजी परचेस करी, अभी आउटडेटेड बोल रहे हो। ये बोलेंगे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम बेच दो, हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। सो पैसा डूबा किसका, मैन्युफैक्चरर का। इनको कोई टेंशन नहीं है। सेम मॉडल पे ये बंदा अभी काम कर रहा है। सो ये है कंपनी का एनालिसिस। आपको कंपनी के बारे में क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे वीडियोस और इतनी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सच में आपको अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक कर देना, क्योंकि इसमें बिजनेस के बहुत ज्यादा इंसाइट्स होते हैं।
आपको भी पता चलेगा कि अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो किस लेवल पे उतरना है, किस सेक्टर में उतरना है, और अगर कंपनी को कोई एनालाइज आप करते हो तो किस लेवल पे जाके एनालिसिस करना होता है। एक झलक मैंने आपको दिखा दी। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना। जो लोग बोल रहे हैं ना कि ये बिजनेस खराब है, कुछ भी नहीं करते, टाइम पास कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये वीडियो भेजना ताकि उनको भी पता चले एक्चुअल बिजनेस क्या है। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।